नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम मोहब्बत की खामोशी एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 7वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले 6 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी को शुरू करते हैं। जोधपुर में शैतान सिंह अपने महल में बने अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट पर उसकी मुस्कुराहट को मौतम में बदलने के लिए एक कॉल आता है। शैतान सिंह कॉल को पिक करता है और कहता है, कहो क्या बात है। दूसरी तरफ से ऐसी बात कही जाती है जिससे शैतान सिंह के हाथ से फ़ोन छूट कर नीचे गिर जाता है। शैतान सिंह गुस्से में चिल्लाते हुए उठता है और बाजू में रखा हुआ पानी का कांच का गिलास जमीन पर पटक देता है, जिससे उस गिलास के टुकड़े हो जाते हैं, जमीन पर फैल जाते हैं। वहीं शैतान सिंह चिल्लाते हुए कहता है, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो सारा प्लान ठीक से बनाया था, कमी कहाँ रह गई? वहीं गिलास टूटने की आवाज़ से सारे लोग वहां आ जाते हैं। मालिनी, मान सिंह, अवंतिका और शारदा के साथ साथ शैतान सिंह की माँ सीमा भी वहां आ जाती है। वहीं अवंतिका शैतान सिंह को शांत करते हुए कहती है, क्या हुआ जी, जो आप इतने गुस्से में हैं? शैतान सिंह अपना गुस्सा शांत करते हुए अवंतिका से कहता है, वह लड़की बच गई और प्रमोद मर गया। सब लोग यह बात जानकर हैरान हो जाते हैं और हैरानी से सबके मुंह से निकलता है, पर कैसे हो सकता है? यह प्रमोद हमारा वफादार आदमी था, और तो और वह सबसे ताकतवर आदमी भी था। वह कैसे मर सकता है? मन्ने की पता वह कैसे मारा। मन्ने इतना पता चला है कि उस लड़की ने मारा है। तभी शैतान सिंह इतना ही कहता है और वहाँ पर बम धमाके की आवाज़ आती है, जिससे शैतान सिंह और उसका पूरा परिवार डर जाता है। आवाज़ इतनी जोर की थी कि पूरा महल कांपने लग गया था। फिर सब लोग दौड़ते हुए नीचे जाते हैं। वहाँ देखते हैं तो वहाँ का नज़ारा ही अलग होता है। वहाँ पर महल के मुख्य दरवाजे के पास किसी ने बम लगाया था और वह फट गया, जिससे वहाँ पर जो पहरेदारी कर रहे थे वह भी घायल हो गए। अब शैतान सिंह को और भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, अब यह किसने किया? किसकी हिम्मत हुई शैतान सिंह के महल में यह सब करने की? सब लोग वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो गए थे और सबसे ज़्यादा सदमा शैतान सिंह को लगा था। आज तक किसी ने उस पर सामने से वार नहीं किया था, पर आज उसे कोई वार करने वाला मिल गया था। इसलिए शैतान सिंह बावरा हो गया और चिल्लाने लगा, अगर वह मुझे मिल गया ना, कसम महादेव की, यही महल के सामने उसकी बलि चढ़ाऊंगा। तभी वहाँ पर एक पहरेदार भागते हुए आता है और शैतान सिंह को देखते हुए कहता है, हुकुम, मन्ने यह चिट्ठी मुख्य दरवाजे के पास मिली से। शैतान सिंह उसके हाथ से चिट्ठी लेता है और पढ़ने लगता है। जैसे जैसे शैतान सिंह उस चिट्ठी को पढ़ते जा रहा था, वैसे वैसे ही उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। फिर शैतान सिंह उस चिट्ठी को पढ़ते हुए सदमे में चला जाता है। वहीं शैतान सिंह के बदलते भाव देखकर अवंतिका उस चिट्ठी को छीनती है और मालिनी को देते हुए कहती है, पढ़ो मालिनी, इसमें क्या लिखा है? तुम्हारे बाबा सातो बताने से रहे। मालिनी उस चिट्ठी को लेती है और पढ़ने लगती है। चिट्ठी में लिखा हुआ था, आज का धमाका कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा होगा और मुझे आप लोग ढूंढ रहे होंगे, पर अब मैं आपको बता दूं, मुझे ढूंढने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो सालों पहले आपने कर्म किए थे उसकी सज़ा देने के लिए आई हूँ। जो तुम लोग अपनों के साथ खूनी खेल खेला था, उसका बदला लेने आई हूँ। जी लो, जितना जी सकते हो। तुम लोगों के पास वक्त बहुत कम बचा है। बचा सकते हो तो बचा लो अपनी रियासत को और अपने बिजनेस को, क्योंकि मेरे रहते हुए तुम लोग कभी सुकून से नहीं रह पाओगे। साथ में आप लोगों का सुकून और नींद मैं छीन कर लेकर चली जाऊंगी। तुमने जिसे मरा हुआ समझ रहे हो वह जिंदा है, पर वक्त आने दो, वह भी तुम दोनों के सामने आएगा और तुम्हारे काले साम्राज्य को अपने हाथों से खत्म करेगा। तुम जो काले कर्म किए थे उसका हिसाब लेने आई हूँ। देखते जाओ कैसे तुम्हें बर्बाद करके सबका बदला लेती हूँ। जो तुम लोगों ने पाप किए हैं उसका फल तो
तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बस कुछ महीने इंतजार कर लीजिए, आप लोग इस रियासत से बाहर निकाल कर फेंक दूंगी और अपने हाथों से इस रियासत में एक नया उत्तराधिकारी लाऊंगी। अंत करीब है, आप लोगों का मिटेगा पाप का साम्राज्य। देखते जाइए आप लोग, शैतान सिंह, और आपको मौत का मंजर कैसे दिखाती हूँ। तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ समझकर सबसे बड़ी गलती कर दी थी, पर 7 साल पहले जो तुम लोगों ने पाप किए थे उसका हिसाब लेने आई हूँ। देखते जाओ आप लोग मैं क्या क्या करती हूँ। यह बम तो सिर्फ एक ट्रेलर था, तुम लोगों को तो पूरी पिक्चर दिखानी है। जो अब आप लोगों के मन में एक डर पनप रहा है ना, उस डर को मैं मौत के मंजर में बदलना चाहती हूँ। आ रहे हैं जल्द ही अपनी रियासत वापस लेने, जोधपुर की बड़ी उत्तराधिकारी और जोधपुर की बड़ी राजकुमारी। सभी उस चिट्ठी को पढ़कर हैरान हो जाते हैं और सबके मन में डर पनपने लगता है। जो इतनों सालों पहले हुआ था, क्या उसमें वह बच गई थी कि कोई और है जो इसका फायदा उठा रहा है। यहाँ पर इस चिट्ठी ने सबके मन में डर बैठा दिया था। वहीं अगले दिन अलवर अलवर के महल में अलवर के महल को फिर से दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि आज मीरा की मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी। रस्मों में बड़े बड़े शाही घरानों से लोग आने वाले थे, साथ ही कुछ बड़े मेहमान भी आने वाले थे। पत्रलेखा जी आज बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, क्योंकि उन्होंने मीरा की मुंह दिखाई के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी थी। वहीं उनका हाथ बटाने के लिए माधुरी जी भी उनका साथ दे रही थी। वहीं रिद्धि और सिद्धि मीरा को उसके कमरे में तैयार कर रही थी। आर्यन अभी तक तैयार नहीं हुआ था, इसलिए वह अपनी माँ के पास जाकर उनसे कहता है, माँ, मुंह दिखाई में हमें रहना ज़रूरी है। पत्रलेखा जी आर्यन को देखते हुए कहती हैं, बेटा, शादी तो आपने की है तो आपका उनके साथ रहना तो ज़रूरी है, और आज एक महत्वपूर्ण दिवस है तो आपको यहीं रहना होगा, क्योंकि आपने जिस तरह से मीरा से शादी की थी ना, उससे पूरा राजस्थान आप पर शक करने लगा है, और आपके शक को दूर करने के लिए इस रस्म में हिस्सा लेना होगा। पत्ररेखा जी इतना कहकर आर्यन की तरफ देखने लगती हैं। बेचारा मजबूर आर्यन कुछ कहता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। महल में मेहमानों का आना शुरू हो गया था। साथ साथ अलग रियासत के राजा और उनके शाही परिवारजनों के साथ ही शाही महल में पधारे थे। वहीं पत्रलेखा जी और माधुरी जी मेहमानों का स्वागत कर रही थी। वहीं आज की रात बहुत खास होने वाली थी, क्योंकि आज यहाँ पर एक और बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली थी। आप लोगों को आगे पता चलेगा। साथ में शैतान सिंह अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आया था। वहीं मेहमान आ चुके थे और दूसरी तरफ मीरा के कमरे में मीरा तैयार हो रही थी। रिद्धि सिद्धि उसे तैयार कर रही थी। रिद्धि मीरा के चेहरे पर हल्का सा मेकअप करती है और साथ में अपनी आंखों का काजल उसे कान के पीछे लगाती हुई कहती है, भाभी सा कितनी सुंदर लग रही हो। वहीं सिद्धि अपनी बहन रिद्धि का साथ देते हुए कहती है, रिद्धि दीदी, सही कह रही हैं आप, सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। मीरा ने राजस्थानी शाही लहंगा पहना हुआ था। लहंगा लाल कलर का था और उस पर सोने के तारों की डिज़ाइन की हुई थी। वहीं उसकी आंखों में काजल, बालों का जूड़ा बना हुआ था और साथ ही माथे पर राजस्थानी मांग टीका और उसके नीचे लगा हुआ सिंदूर और गले में पहना हुआ नौलखा हार के ऊपर एक छोटा सा मंगलसूत्र उसकी सुंदरता को चार चांद लगा रहे थे। वहीं मीरा ने अपने हाथों में हरी कलर की चूड़ियाँ, उनके बीच राजस्थानी सोने के कंगन पहने हुए थे। वहीं दूसरी तरफ दूसरे कमरे में आर्यन तैयार हो रहा था और उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड अर्जुन सिसोदिया उदयपुर का राजकुमार और होने वाला राजा है और आर्यन का बचपन से बेस्ट फ्रेंड है, और साथ ही में उसने उसकी मासी का बेटा भी है। अर्जुन आर्यन को तैयार होते हुए देख रहा था और उसे देखते हुए कहता है, यार अर्जुन, हम तुम्हें एक बात पूछूं? आर्यन तैयार होते हुए उससे कहता है, हाँ पूछो। अर्जुन आर्यन से सवाल करते हुए पूछता है, यार हमने तुम्हें बचपन से देखा है, तुम हमेशा सुलझे हुए और होशियार थे, और हमारी माँ हमें तुम्हारा ओपिनियन दिया करती थी कि बनना है तो आर्यन की तरह बनो। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करोगे और खुद के ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लोगे। आर्यन ने कन्फ्यूजन से देखते हुए कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो अर्जुन, साफ साफ कहो, यूँ पहेलियों में हमसे मत पूछो। अर्जुन हंसते हुए कहता है, तुम अभी भी नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ। फिर वह एक बार और आर्यन की तरफ देखता है और फिर से कहना शुरू करता है, देखो आर्यन, मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम गुजरात गए थे ज़मीन के लिए, साथ में एक बीवी भी लेकर आ गए।
जो कि हम सबके लिए आश्चर्यजनक था। अर्जुन उसे देखते हुए कहता है, मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया, वह खुद यहाँ आई। हम तो उसे वहाँ पर बेइज्जती की जिंदगी के लिए छोड़ आए थे। पर इसके साथ ही आर्यन रुक जाता है। फिर अर्जुन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम उसे बेइज्जती के लिए वहाँ छोड़ आए थे और उससे तुम्हारी सगाई में आकर उसने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। क्योंकि भाविसा को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वह तुमसे डरती होंगी, क्योंकि तुमने जैसे कल के हादसे के बारे में बताया, उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है भाभी यहाँ तुमसे सूद समेत हिसाब लेने आई हैं। क्योंकि अगर वही एक इंसान को इतनी बेरहमी से मार सकती हैं तो तुम तो उसके पति हो। तुम्हें कब जहर खिला दे किसी को पता भी ना चले। आर्यन अर्जुन की बकवास बातों पर कहता है, हो गई तुम्हारी बकवास, तो चलो मुझे ये पगड़ी पहना दो। कुछ देर बाद महल में सब मेहमान जमा हो गए थे और बाकी के लोग उसकी आवभगत में लगे हुए थे। वहीं पत्रलेखा जी की भाभी मतलब जयपुर की रानी पत्रलेखा जी से पूछती है, कहाँ है आपकी बहू? क्योंकि पूरे राजस्थान में आपकी बहू के चर्चे हैं। पत्रलेखा जी मुस्कुराकर अपनी भाभी शकुंतला जी से कहती हैं, अरे भाभी सा रुको, हमारी बहू कुछ देर में आ जाएंगी। आप बताओ आप कब आए? तीर्थ से। शकुंतला जी पत्रलेखा जी को हंसते हुए जवाब देती, हम तो कल ही आए रानिशा, और हमें जैसे ही पता चला कि आर्यन की शादी हो गई हम वैसे ही यहाँ आ गए आपसे मिलने और हमारी नई बहू का चेहरा देखने। ऐसे ही दोनों कुछ और अलग अलग प्रकार की बातें करती रहीं। वहीं पत्रलेखा जी और उनकी भाभी शकुंतला जी आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां पर शैतान सिंह की पत्नी अवंतिका वह आ जाती है और उसके साथ साथ उनकी बेटी मालिनी भी वहां आ जाती है। शैतान सिंह की पत्नी अवंतिका पत्रलेखा जी और शकुंतला जी को देखकर कहती है, खंबा खड़ी आप दोनों को, कैसे हो आप दोनों? शकुंतला जी अवंतिका मालिनी को ऊपर से नीचे देखती है। ऐसा लग रहा था कि शकुंतला जी की आंखें है और वह उन दोनों को स्कैन कर रही हो। फिर वह मालिनी को ध्यान से देखती है। मालिनी ने एक राजस्थानी सिंपल सा लहंगा पहना हुआ था और अपने बाल खुले छोड़े हुए थे। वहीं मालिनी ने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप किया हुआ था और होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक के साथ मालिनी ने आंखों में भर भर कर काजल लगाया था। वहीं मालिनी की माँ अवंतिका ने एक सिंपल सी राजस्थानी साड़ी और चेहरे पर मेकअप के साथ अपने बालों का जोड़ा बनाया हुआ था और उसके ऊपर पल्लू लिया हुआ था। मालिनी और अवंतिका शकुंतला जी के ऐसे देखने से अनकंफर्टेबल फील करने लगती हैं। फिर शकुंतला जी अपनी चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए उनसे कहती हैं, हम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? वहीं साथ में खड़ी पत्रलेखा जी भी अवंतिका और मालिनी से कहती हैं, अवंतिका जी, मालिनी, आप दोनों कब आए? हमने आपको देखा ही नहीं। अवंतिका के चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहती है, जी हुक्म रानी सा, हम अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। आपको बात करते देखा तो आपसे बातें करने आए। फिर पत्रलेखा जी मालिनी की तरफ देखती हैं और मालिनी से कहती है, कैसी हो मालिनी बेटा? मालिनी अपना चेहरा मासूम बनाते हुए कहती है, जी रानी सा, हम ठीक हैं। आपका पूछने के लिए धन्यवाद। पत्रलेखा जी उसकी इस मासूम बात पर कहती हैं, अरे इसमें धन्यवाद किस बात का? तुम भी हमें हमारी बेटी जैसी हो। अवंतिका रंग में भंग डालते हुए कहती है, हाँ तुम इनकी बेटी जैसी हो, पर बेटी होते होते रह गई। शकुंतला जी अवंतिका को घूर कर देखती हैं और कंफ्यूज होते हुए कहती हैं, वह कैसे, बताओ। अवंतिका जी अपने चेहरे पर दुख वाले भाव लाते हुए कहती हैं, क्या कहें रानीशा, आपको भी जो हुआ वह भगवान की मर्जी से हुआ। अब वह कर भी अब वह करके भी क्या फ़ायदा? हमारी बेटी के नसीब में यह सब लिखा ही नहीं था। क्या करते हम भी? अवंतिका जी की ऐसी बातें सुनकर शकुंतला जी और गुस्से में देखने लगती हैं, पर कुछ कहती नहीं है, क्योंकि आज माहौल पहले ही खुशनुमा था और उनकी ऐसी बातों पर वह गुस्सा नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह पत्रलेखा जी से कहती है, हुक्म रानीशा, अपनी बहू को बुलाओ, हमें भी अपनी बहू को देखने का बहुत शौक है। पत्रलेखा जी शकुंतला जी की इस बात पर कहती हैं, जी भाभी साहब, हम अभी बुलाते हैं। इतना कहकर वो एक दासी को बुलाकर कहती हैं कि रिद्धि और सिद्धि से कहो कि मीरा को नीचे लेकर आए, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मीरा अपने कमरे में तैयार हो चुकी थी। रिद्धि और सिद्धि उसके पास बैठी हुई थी। बस उनका बुलावा आने की देरी थी। वह मीरा को नीचे ले आए, इसी का इंतजार कर रहे थे। तभी कोई उनके रूम का दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाते ही वह समझ जाते हैं कि नीचे जाने का बुलावा आ गया है। इसलिए वह मीरा से कहते हैं, भाभी शाह, आप अपना घूंघट ले लीजिए, हमें नीचे जाना है। और मीरा अपना घूंघट ले लेती है।
सिद्धि दरवाजा खोलती है। सिद्धि मीरा को लेकर चलने लगती है। वहीं कुछ समय बाद सब लोग नीचे मीरा का इंतजार कर रहे थे। तभी फिर से अवंतिका पत्रलेखा जी के पास आकर कहती है, रानी शाह की बहू अभी तक आई क्यों नहीं? पत्रलेखा जी उसको कुछ जवाब देती तभी पीछे से एक आवाज आया, आ गई हमारी भाभी शाह। जब सब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो रिद्धि सिद्धि मीरा को सीढ़ियों से नीचे उतार कर ला रहे थे। वहीं मीरा धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। सब मेहमान मीरा को देखने के लिए आतुर थे। वहीं मीरा ने लंबा सा घूंघट ले रखा था, उसमें उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं शैतान सिंह का परिवार और मालिनी मीरा को ऐसे आते देख गुस्सा हो जाते हैं और उनके मन में एक प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगती है। मालिनी मीरा को देखकर अपने मन में कहती है, मीरा सिंह सोलंकी, तुम बहुत पछताओगी। तुमने मुझसे मेरा सपना, वह हमसे हमारी दुआ से छीनी है। तुमने आर्यन सिंह से शादी कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज तुम उस जगह पर हो ना, वहाँ वह हक हमारा था, पर तुम्हारी वजह से हमारा हक छीन गया और हमारे बाबा साहब की इच्छा अधूरी रह गई। और मेरी भी इच्छा राजस्थान पर राज करने की थी, पर तुम मेरी इच्छा के बीच में और मेरा भी तुमसे एक वादा है, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहने दूंगी। जो मेरा है वह मेरा लेकर रहूंगी। इतना कहकर वह फिर से मीरा को घूरने लगती है। वहीं तीनों सीढ़ियों से उतरकर नीचे आते हैं और रिद्धि और सिद्धि मीरा को एक सिंहासनुमा कुर्सी पर बैठा देती हैं। वहीं आर्यन भी आ जाता है और वह भी मीरा के बाजू में बैठ जाता है। फिर रिद्धि सिद्धि आगे आकर सबसे कहती हैं, आप सबको हमारी तरफ से खंबा खड़ी। आप जिसका इस वक्त इंतजार कर रहे थे वह आपके सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले हम रस्म को शुरुआत करते हैं, फिर बाकी की बातचीत करते हैं। इतना कहकर रिद्धि सिद्धि के बाजू में खड़ी हो जाती हैं वहीं पर। और फिर कुछ समय बाद फिर मुँह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है। सबसे पहले आर्यन की मामी शकुंतला जी मीरा के पास आती हैं और उसका घूंघट उठाकर उसे देखती हैं। फिर वह मीरा का घूंघट फिर से नीचे कर देती हैं और पत्रलेखा जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, रानी शाह थे तो घड़ी फुटरी बहू से थारी, इसे देखकर तो मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगती हैं। फिर वह अपने हाथ से सोने का कंगन लेती हैं और मीरा के हाथ में जबरदस्ती पहना देती हैं। शकुंतला जी के बाद अर्जुन की माँ सरस्वती देवी, जो कि उदयपुर की महारानी थी, वह मीरा के पास जाती हैं और मीरा का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखती हैं। फिर उसके बाजू में खड़ी उनकी बेटी से एक तोहफा लेकर मीरा के हाथ में दे देती हैं। फिर वह भी पत्रलेखा जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, भाभी सा ने शाही कहा से जीजी थे बहू घड़ी फुटरी से। मारे को तो भारे अर्जुन के लिए थारी बहू जैसी बहू चाहिए, थारी बहू जैसी खूबसूरत और वाकई के जैसे नैन नक्श वाली। उनकी बात पर माधुरी जी, जो कि पत्रलेखा जी की बाजू में थी, सरस्वती जी से कहती हैं, अरे बहन सरस्वती, थारे को ऐसी बहू ना मिल सके कि बहू पूरी दुनिया में एक ही है मेरी अपने लगते हैं। ऐसे ही सब लोग बारी बारी कर मीरा का चेहरा देखते हैं। फिर ऐसे कर करके सारी रियासतों की रानी मीरा का एक एक कर चेहरा देखती हैं और तारीफ करने लगती हैं। मालिनी और शैतान सिंह की पत्नी अवंतिका नहीं जाती हैं, क्योंकि सबके मुंह से मीरा की तारीफें सुनकर उनकी तन बदन में आग लग गई थी, इसलिए वह नहीं चाहती हैं। फिर पत्रलेखा जी मीरा का घूंघट पूरा उठा देती हैं और सब लोगों को अपनी बहू के दर्शन कराती हैं। वहाँ पर जितने भी लोग थे वह मीरा की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें आर्यन से जलन भी होने लगती है। क्यों उसे इतनी खूबसूरत बीवी मिली, कैसे मिल गई? वहीं आर्यन मीरा को नज़र भर के भी नहीं देखता है। फिर तभी यहाँ खुशी का माहौल चल ही रहा था कि वहाँ पर एक महिला की आवाज़ आती है और कुछ ऐसा कह देती है कि सारे लोग असमंजस में पड़ जाते हैं और मीरा की तरफ आशंका से देखने लग जाते हैं। पर हंसी खुशी और उल्लास का माहौल चल रहा था, पर तभी कोई रंग में भंग डालने के लिए आ जाता है। पीछे से कर्कश आवाज़ आती है, आपके बेटे ने शादी तो कर ली, पर पता है आपकी बहू किस खानदान से है? यह आवाज़ सुनकर सब लोग पीछे देखने लगते हैं। वहीं आर्यन भी अपनी नज़र झुकाए बैठा था, पर वह भी सामने की ओर देखता है। पत्रलेखा, जगत सिंह जी, माधुरी और जयदेव सिंह जी, रिद्धि सिद्धि मीरा सब लोग आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं।
तो वहीं सामने राजस्थानी शाही लिबास में सिर पर घूंघट लिए हुई एक महिला वहां से चलकर आ रही थी। उस महिला की उम्र होगी 40 से 41 के बीच। उस महिला को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी रियासत की रानी हो। वहीं सब लोग उस महिला की बात सुनकर मीरा को अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। वहीं मीरा सबकी नज़र अपने ऊपर महसूस करते ही अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। फिर भी वह खुद को संभालती है और सामने की ओर उस महिला को देखती है। फिर वह धीरे धीरे चलकर पत्रलेखा जी के पास आती है और उन्हें देखते हुए कहती है, खड़ी खंबा हुक्मरानी शाह। वहीं उस महिला को देखकर रिद्धि के मुंह से एक शब्द निकलता है, डायन। वहीं रिद्धि मीरा के बाजू में ही खड़ी मुंह से डायन शब्द सुन ली थी। इसलिए मीरा ने सुना था कि यह डायन शब्द उस महिला के लिए था। इसलिए वह कन्फ्यूजन से रिद्धि की तरफ देखने लगी। वहीं पत्रलेखा जी उस महिला को देख कर कहती हैं, खड़ी खंबा, कैसे आना हुआ यहाँ पर आपका? हमने तो आपको न्योता भी नहीं दिया था, फिर भी आप बिना बुलाए आ गई। पत्रलेखा जी की बातें उस महिला को तीर की तरह चुभती है और वह महिला अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए पत्रलेखा जी की तरफ देखती है और उनसे कहती है, अरे न्योता किस बात का? यह तो अपनों का है और अपनों को न्योता नहीं दिया जाता है। वहीं सब लोग इन दोनों की बातें सुन रहे थे और इन दोनों को ऐसे कटाक्ष में बातें करते हुए देख भी रहे थे। वहीं मीरा सिद्धि से पूछती है, अरे बड़ी ननंद जी, बताइए ये महिला कौन है जिसने हमारा खानदान निकाला? रिद्धि सिद्धि एक साथ मीरा को जवाब देती हैं, भाभी सा देखते जाओ, आपको आगे सब पता चल जाएगा कि यह महिला है कौन और इससे हमारा रिश्ता क्या है। वही शैतान अवंतिका इस महिला को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनके मन में ढेर सारे लड्डू फूटने लगते हैं। फिर बीच में माधुरी जी बोलते हुए कहती हैं, जयगढ़ रियासत के लोग कब से हमारे परिवार का हिस्सा हो गए, जो उनके लोग यहाँ आने लगी। माधुरी जी की बात पर वह महिला हंसते हुए कहती है, अरे भाभी साहब, अब तो बिल्कुल भी नहीं बदली, वैसी ही है जैसे पहली थी। उस महिला की बात पर माधुरी जी अपने चेहरे पर कठोर भाव लाते हुए कहती हैं, राजेश्वरी, तुम भी कहाँ बदली हो, तुम भी तो पहले जैसी ही हो। उल्टा तुम तो थोड़ी सी भी और ज़्यादा चालाक हो गई हो, क्योंकि हमने तुम्हें बुलाया नहीं, फिर भी तुम यहाँ पर क्लेश करने के लिए आ गई। तभी राजेश्वरी मतलब कि जयगढ़ की रानी माधुरी जी को देखते हुए कहती है, जबान संभाल कर बात कीजिए भाभी साहब, हम यहाँ बिना बुलाए नहीं आए, हम यहाँ आए हैं, हमारा हक है यहाँ आना। हम आर्यन की इकलौती बुआ हैं और यह हमारा मायका है, तो यहाँ आने का हक है हमें भी है। तभी जगत सिंह बीच में कहते हैं, राजेश्वरी, तुम यहाँ आई हो तो बच्चों को आशीर्वाद देकर ही जाना। जो हमारे बीच की बातें हैं वह परिवार के बीच ही रहे ना, सारे राजस्थान में ना फैले। जगत सिंह जी की इस बात पर राजश्री के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, आशीर्वाद हम किसे दें, क्योंकि जिसे अलवर की रानी बनाना चाहिए था आपने उसे नहीं बनाया और दूसरे को ही अपने घर की बहू मान लिया। अगर खानदान और रानी बनने के लिए गुण इस लड़की में नहीं हुए तो राजेश्वरी ने मीरा की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। मीरा ने राजेश्वरी की उंगली अपनी तरफ होते हुए देखी तो उसे गुस्सा आने लगा, पर उसने सबके सामने खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ था। तभी बीच में आर्यन बोलते हुए कहता है, बुआ जी, आपको कब से राजस्थान की और अलवर की चिंता होने लगी, जो आज अचानक ही हमें चिंता दिखाने के लिए आ गई। वहीं मीरा राजेश्वरी की बातें सुन रही थी और सिद्धि को देखकर कहती है, यह आपकी बुआ है, पर ऐसे परायों जैसा बर्ताव क्यों कर रही है? सिद्धि मीरा को देख कर उसे जवाब देती है, यह हमारी बुआ नहीं, सौतेली बुआ है। आपने देखा नहीं कब से आपके खिलाफ जहर उगले जा रही हैं। फिर तभी बुआ आर्यन को देखते हुए कहती हैं, आर्यन, हमें चिंता आपकी भी है और राजस्थान और अलवर की भी है, पर हम कभी जताते नहीं हैं। और आपने कैसे लड़की से शादी की है जिसकी ना ही हैसियत है और ना ही कोई खानदान और ना ही वह एक शाही खून है। फिर वह मीरा की तरफ देखते हुए कहती हैं, महल की दासियाँ रानी से भी खूबसूरत होती हैं। रानी बनने के लिए अदाएं नहीं, मर्यादाएं होनी चाहिए। क्या इस लड़की में मर्यादाएं हैं, बताइए। वहीं ज्योति एक कोने में खड़े होकर राजेश्वरी जी की बातें सुन रही थी। फिर वह अपने मन में कहती है, अगर इस राजेश्वरी को पता चल गया कि मीरा कौन है और उसका असली नाम क्या है, पक्का यह हार्ट अटैक से मर जाएगी और सीधे नर्क से धार जाएगी। अगर इसे पता चल गया तो यह किससे बात कर रही है और किसकी मर्यादा पर सवाल उठा रही है। अगर राजकुमारी सबको अपना असली नाम बता देती है और जयगढ़ जैसी छोटी रियासत की यह रानी ऐसे सबके सामने फुदक नहीं रही होती,
इसे क्या पता मीरा जयगढ़ से 100 गुना बड़ी रियासत की उत्तराधिकारी है। फिर वह राजेश्वरी की तरफ देखती है और फिर से वो झगड़े में इंटरेस्ट दिखाने लगती है। फिर राजेश्वरी सारे लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, आप चाहेंगे कि राजस्थान की होने वाली हुक्मरानी शाह का पद इस मामूली लड़की के पास चला जाए, तो क्या यह संभाल पाएगी उस पद को? क्या उस पद की गरिमा रख पाएगी? क्या उस पद की मर्यादा को संभाल पाएगी? क्या हुक्मरानी का पद आप किसी ऐसी लड़की की हाथ में जाने दोगे जो कि राजपूत नहीं है, ना ही छत्राणी है? सारे रियासत के लोग एक साथ आवाज उठाने लगते हैं और कहने लगते हैं, राजेश्वरी सही कह रही है। हम कैसे विश्वास कर सकते हैं इस लड़की पर? हम तो इस लड़की को जानते भी नहीं है और किस खानदान से है और किस कुल से है यह भी नहीं जानते। सारे रियासत के लोग एक साथ आवाज उठाने लगते हैं और कहने लगते हैं, राजेश्वरी सही कह रही है, राजेश्वरी सही कह रही है। हम कैसे विश्वास कर सकते हैं इस लड़की पर? हम तो इस लड़की को जानते भी नहीं है और किस खानदान से किस कुल से वह है ये भी नहीं जानते। सारी रियासत के राजा ऐसी ही बातें कर रहे थे और उनकी ऐसी बातें सुनकर राजेश्वरी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह जो काम करने आई थी वह पूरा होने वाला था। वहीं मीरा सब लोगों की बातें सुनकर गुस्से में आ जाती है और वह गुस्से में सबसे कहती है, रुक जाइए सब लोग, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि मैं हुक्मरानी साहब बनने के लायक नहीं हूँ, या यह प्रॉब्लम है कि मेरा कुल और मेरा खानदान कौन सा है? तभी वहाँ पर मालिनी मीरा को देखते हुए कहती है, कुंवर रानी, मीरा यहाँ पर आपके खानदान से नहीं बल्कि सबको आपसे प्रॉब्लम है। मीरा मालिनी को घूर कर देखती है और उसे देखते हुए कहती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपको हो रही होगी ना मीरा? कि इस बात पर मालिनी चुपचाप बैठ जाती है। सब लोगों की तरफ देखते हुए मीरा फिर से कहती है, हम हुक्मरानी बनने के लायक नहीं हैं, यह तय करने वाले आप होते कौन हैं? आप ना ही मुझे जानते हैं और ना ही पहचानते हैं, फिर भी किसी के कहने पर आप मेरा विरोध कर रहे हैं। अगर कुंवर आर्यन की शादी किसी राजघराने की लड़की से होती तो क्या आप उस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं कि वह सही तरीके से हुक्मरानी बन सके या बन सकती है? हाँ, अगर उसे कोई गलती हो जाए और पूरे राजस्थान को या पूरे रजवाड़े को उस फैसले से आपत्ति हो तो क्या करोगे आप लोग? क्योंकि आपके पास यह हक नहीं है कि आप हुक्मरानी शाह को चुन सको या हटा सको। फिर मीरा राजेश्वरी की तरफ देखते हुए कहती है, रही बात मैं राजपूत हूँ या छत्राणी, इसकी तो मैं आपको बता दूं, हमारा पूरा नाम है मीरा सिंह सोलंकी। तो आपको मैं बता दूं, सोलंकी घराना अग्निवंशी है, राजपूतों में गिना जाता है और हम एक सच्ची छत्राणी हैं। यह साबित करने के लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर हमारे परिवार पर खतरा आया या मेरे स्वाभिमान पर, तो यह छत्राणी परिवार की रक्षा के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए रणचंडी रणचंडी का बन रणचंडी बन पूरे परिवार को भी बचाएगी। और हमारी इज्जत पर बात आ गई और हम उस वक्त लाचार रहे तो उसी वक्त खुद को अग्नि के हवाले कर देंगे, या उसे मारकर खुद मर जाएंगे, या उसके छूने से पहले ही हम खुद को ही समाप्त कर लेंगे। यही तो होते हैं असली शतरंजी के गुण। मीरा की बातें सुनकर सब लोग उसे देखने लगते हैं। उसके जवाब से सब लोग सहमत थे, क्योंकि मीरा की बातें उन्हें समझ में आ रही थी। अगर एक राजघराने की लड़की हुक्मरानी शाह बनने के लायक नहीं रही और वह बन गई तो पूरा राजस्थान या पूरा रजवाड़े भी उसे निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हुक्मरानी शाह चुनने का हक सिर्फ राणा शाह को होता है। फिर मीरा राजेश्वरी की तरफ घूर कर देखते हुए कहती है, अगर एक क्षत्राणी ही या एक राजवंशी का खून ही अपनों के बीच साजिश करने लगे ना, तो उसे वहीं मार देना चाहिए। पर खैर, अपनों की परवरिश पर सवाल उठाने वाले लोगों को मैं क्या ही कह सकती हूँ, जो खुद की परवरिश के लिए एक दाग हो। वहीं यह ताना मीरा ने शैतान सिंह को भी दिया था और राजेश्वरी को, पर शैतान सिंह को यह ताना समझ में नहीं आया। राजेश्वरी बखूबी समझ रही थी कि मीरा उसे ताना मार रही है। वहीं अब उसे मीरा पर गुस्सा भी आने लग गया था, पर वह इतनी भीड़ में मीरा को कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि वही खुद मुंह के बल गिर गई थी। मीरा के तर्क वितर्क को उसे कहीं न कहीं छोड़ा था। वहीं पत्रलेखा जी माधुरी जी रिद्धि सिद्धि मीरा के जवाब से वह खुश थे, क्योंकि जो खुद के लिए खड़ी हो सकती है वह पूरे राजस्थान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकती है। वहीं जगत सिंह जी मीरा के जवाब पर उसे शाबाशी देना चाहते थे और उन्हें शाबाशी दी भी थी। वहीं आर्यन एक टक मीरा को देख रहा था, क्योंकि उसने पहली बार मीरा को इतने
सज धज कर देखा था। मीरा के चेहरे पर एक अनकहा तेज था, जिसकी तरफ आर्यन आकर्षित होते जा रहा था। वहीं अर्जुन उसके बाजू में खड़ा होकर आर्यन की हरकतों को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। वहीं सब लोग आज मीरा से बहुत इम्प्रेस थे। अब राजेश्वरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे अलवर के शाही घराने को नीचा दिखाए। फिर तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक हुई और उसने जगत सिंह जी की तरफ देखते हुए कहा, भाई साहब, आज आपकी बहू ने हमें परवरिश पर दाग बताया, आप कुछ कहेंगे नहीं? उसे जगत सिंह जी राजेश्वरी को घूर कर देखते हुए कहते हैं, उसने सही तो कहा। तुमने बाबा साहब की दी हुई परवरिश, उनके दिए गए संस्कार की लाज नहीं रखी और अपनों के बीच ही साजिश करने लगी। और तो और, तुमने हमारी दुश्मन रियासत से मिलकर साजिश की, पर तुम उसमें कामयाब नहीं हो पाई, इसलिए तुम्हें बाबा साहब ने घर से बाहर निकाल दिया। फिर वो आगे कुछ कहती कि पत्रलेखा जी उन्हें रोक देती हैं और कहती हैं घर के मामले को ऐसे भरे बाजार में नहीं उछाला करते। अगर उसके संस्कार खराब हो तो हम हमारे संस्कार की लाज रख सकते हैं। वहीं राजेश्वरी जगत सिंह जी की बात पर गुस्सा हो जाती हैं और वो देखते हुए कहती है, हाँ देखती हूँ मैं भी, कब तक तुम इस अलवर और हुकुम शाह की गद्दी पर रह पाओगे, क्योंकि मुझे पता चल गया है आर्यन के राजअभिषेक के दिन बलिदान पूजा होने वाली है और उसी पूजा में देखती हूँ अलवर के शाही घराने का कौन सा वारिस गद्दी पर बैठेगा। इतना कहकर वह चली जाती है, पर उसकी इस बात से सब लोगों के बीच में हलचल पैदा कर दी थी। शैतान सिंह को भी अब पता चल चुका था बलिदान पूजा के बारे में और वह इसका फायदा उठाने के बारे में भी सोच रहा था। वहीं राजेश्वरी के मुंह से बलिदान पूजा का जिक्र सुन पूरा परिवार हैरानी से उसे देखने लगता है, पर राजेश्वरी उन्हें नजरअंदाज कर वहां से चली जाती है। वहीं अब धीरे धीरे आए हुए राजा और रियासत के लोग चले जाते हैं और महल थोड़ी देर में ही खाली हो जाता है। वहीं पत्रलेखा जी रिद्धि सिद्धि को कहकर मीरा को उसके कमरे में छुड़ाने के लिए कहती हैं। वहीं रिद्धि सिद्धि मीरा को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी और मीरा उनकी मुस्कुराहट को समझ नहीं पा रही थी। वहीं तीनों मीरा के कमरे के पास पहुंचते हैं तो मीरा उन्हें देखती हुई कहती है, आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हैं, कुछ बताइए हमें। रिद्धि सिद्धि दोनों एक साथ कुछ देर में बोली, कुछ देर में आपको पता चल जाएगा। इतना कहकर वह दोनों कमरे का दरवाजा खोलती हैं और तीनों कमरे में प्रवेश करती हैं तो कमरा देखकर मीरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि कमरा पूरे गुलाब के फूलों से सजा हुआ था और कमरे में मोमबत्तियां जल रही थी। वहीं मीरा और आर्यन के बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी और उनसे दिल बनाया हुआ था। वहीं खिड़की के पास आलाप चल रहे थे। मीरा कमरे को देखते हुए कहती है, यह क्या कर दिया आपने हमारे कमरे का हाल। अगर आपके भाई साहब को पता चला ना, वह हमें जिंदा खा जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। वहीं मीरा समझ रही थी कि वह ऐसा कमरा क्यों सजाया गया है और वह उन्हें बयानी होना देना चाहती थी, इसलिए उसे ऐसी बचकानी बात कही थी। रिद्धि सिद्धि मीरा को देखते हुए कहती हैं, आर्यन भाई कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि यह मासा का फैसला है और मासा के फैसले को आर्यन भाई कभी नहीं टालते हैं। और मीरा उन्हें अजीब नज़रों से देखने लगी और मन में कहने लगी, क्या मासा ऐसे ही अजीबोगरीब फैसले हर रोज आपको देती हैं जिसे आप पूरा करती हैं। हे महादेव, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। इतना कहकर फिर से वह सुहाग रात की सजी हुई सेज को देखती हैं। रात का वक्त, अलवर राजमहल। मीरा और आर्यन के कमरे में कुछ देर बाद मीरा अपने कपड़े बदल चुकी थी। वह कब से राजस्थानी शाही पोशाक पहनकर गर्मी के मारे उसका बुरा हाल हो गया था। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था और उसी के साथ ही मीरा की दिक्कतें भी। वहीं मीरा ने अब सिंपल सा नाइट ड्रेस पहना हुआ था और वहीं कमरे में अभी भी अंधेरा था। वहां पर मोमबत्तियां जल रही थी। वहीं मीरा अल्पा के पास बैठी हुई थी जो कि बालकनी में जल रहा था। कहते हैं कि राजस्थान में दोपहर सूर्य देव के प्रकोप से शुरू होती है, वहीं शाम चंद्रदेव की शीतलता से, क्योंकि राजस्थान की दोपहर किसी तड़कती भड़कती अग्नि जैसी होती है। राजस्थान की शाम और रात चंद्रमा जैसे शीतल होती है। वहीं चांद की रोशनी सीधे मीरा के चेहरे पर आ रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था। आज मीरा के चेहरे पर एक अनकही शांति थी और उसके मन में एक अनकहा सुकून था। वह किस लिए था उसे पता नहीं। मीरा चांद को देखते हुए कहती है, हमारी ज़िंदगी भी हमें कितना कुछ दिखा चुकी है। पहले हमने माँ बाबा को खोया, फिर हम गुजरात चले गए। वहाँ पर हमने सुकून वाली ज़िंदगी जीना शुरू किया था कि हमें पता चला कि हमारे माता पिता को मारने वाले हमारे अपने ही थे। फिर मन में एक प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगी, पर हम उस वक्त कमज़ोर थे, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। पर जब अब हम मजबूत हुए तो महादेव ने हमें अनचाही शादी के बंधन में बांध दिया। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। वहीं आर्यन और अर्जुन एक साथ आ रहे थे। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। अर्जुन दिखता है और फिर आर्यन की खिंचाई करते हुए
झंडे गाड़ कराना, मेरे शेर। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर आर्यन उसकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगता है कि अर्जुन ऐसा क्यों कह रहा है कि झंडे गाड़ कर आना। फिर वो अर्जुन को देखते हुए कहता है, ऐसा भी मैं क्या करने जा रहा हूँ आज जो तू मुझे ऐसा कह रहा है। अर्जुन के चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए बोलता है, तुझे तो अपने कमरे में जाने के बाद ही पता चलेगा। वहीं आर्यन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने चेहरे कमरे में चला जाता है। आर्यन और मीरा का कमरा। वहीं आर्यन अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो वहीं जो मीरा बालकनी में बैठी हुई थी, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वह पहचान जाती है कि आर्यन अब कमरे में आने वाला है, इसलिए वहीं बैठी रहती है। वहीं आर्यन कमरे का दरवाज़ा खोलता है और कमरे के अंदर आ जाता है। वहीं कमरे के अंदर आते हुए वह देखता है कि उसका पूरा कमरा लाइट की हल्की सी रोशनी में चमक रहा था। वहीं बाजू में मोमबत्तियां जल रही थी, बिस्तर पर फूलों की सेज सजी हुई थी, जिसे देखकर आर्यन समझ जाता है और वहीं यह सब देखकर उसे गुस्सा भी आने लगता है। फिर उसकी नज़र मीरा की तरफ जाती है और वह मीरा की तरफ देखता है तो आर्यन उसे देखते ही रह जाता है। मीरा के चेहरे पर अलाप की हल्की सी रोशनी के साथ चांद की रोशनी भी पड़ रही थी, जिससे मीरा का चेहरा चमक रहा था। ना चाहते हुए भी आज आर्यन के कदम मीरा की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर वह गैलरी की तरफ चला जाता है। जब मीरा को आर्यन के कदम महसूस होते हैं तो वह भी अपनी तरफ आते हुए दूसरी तरफ देखने लगती है जहाँ से आर्यन आ रहा था। वहीं मीरा आर्यन को अपनी तरफ आते हुए देख रही थी। वहीं आर्यन चलते हुए सिर्फ मीरा के चेहरे को देखता जा रहा था, इसलिए उसका ध्यान ना रहा और उसे जोर से ड्रेसिंग टेबल लग गया, जिससे उसके मुंह से दर्द की चीख निकल गई। वहीं उसे चोट लगते देख मीरा उस पर हंस पड़ी। आर्यन कराते हुए नीचे गिर गया और अपने पैर को सहलाने लगा। फिर वह गुस्से से मीरा को देखते हुए कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं गिर गया हूँ? मुझे उठाओ, उल्टा तुम मुझ पर हंस रही हो। मीरा हंसते हुए कहती है, भला मैं क्यों उठाऊँ आपको? आप खुद गिरे हो तो खुद से उठना सीख लीजिए। आर्यन उसे कुछ कहता नहीं है और खुद ही जैसे तैसे उठ जाता है और मीरा को देखते हुए कहता है, आज तो तुमने भाषण दिया ना, वह बहुत अच्छा था, पर अब एक्टिंग करना बंद कर दो, क्योंकि इस कमरे की चार दीवारी में तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है, तो इसलिए अपने अंदाज में आ जाओ। मीरा आर्यन की इस बात पर उसे देखने लगती है और गैलरी से उठकर आर्यन के पास आकर खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है और उससे कहती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम एक्टिंग कर रहे थे? मीरा इस बात पर आर्यन उसे जवाब देता है, मुझे लगता नहीं है मीरा सिंह सोलंकी, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक्टिंग कर रही थी। तुम मुझे यहाँ बर्बाद करने आई थी, पर तुम कर नहीं पाई, इसलिए बड़ी बड़ी बातें करने लगी और हुक्मरानी शाह बनने के लिए खुद को समझाने लगी। और एक बात समझ लो, अगर तुम्हारे निर्णय से हमारे परिवार पर आँच भी आई ना, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मीरा आर्यन को देखते हुए फिर से कहती है, पतिदेव जी, अगर आप राणा सा बनेंगे तो हम अपने आप ही हुक्मरानी शाह बन जाएंगे, तो हमें हुक्मरानी शाह बनने की चिंता तो नहीं है। और रही बात इस परिवार की, तो याद रखिए, आपने हमसे सोमनाथ मंदिर में शादी की थी, पूरे रीति रिवाज के साथ। शादी के बाद पति का घर और पति का परिवार, पत्नी का परिवार होता है ना। आर्यन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम कब से मुझे अपने पति मानने लग गई? मीरा आर्यन की आंखों में देखते हुए कहती है, जब से आपने मुझसे शादी की थी। मीरा की इस बात पर आर्यन उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, ठीक है, फिर मुझे पति मानती हो तो दे दो मुझे पति होने का हक। इतना कहकर वह मीरा के करीब चला जाता है। आर्यन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम कब से मुझे पति मानने लग गई? आर्यन ने अब मीरा की कमर को अपने एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से उसका सिर पकड़ लिया और मीरा के हाथ आर्यन के सीने पर थे और दोनों की सांसें तेज हो गई। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और मीरा उसने आर्यन को दूर धक्का देकर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ था कि आर्यन को संभलने का मौका नहीं मिला और वो पीछे जाकर दीवार से सट गया। मीरा गुस्से से आर्यन को देखते हुए कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई आर्यन सिंह राठौर हमारे करीब आने की? आइंदा से हमें छूने की या करीब आने की कोशिश की ना तो कसम महादेव की यही मार देंगे आपको। आर्यन गुस्से में मीरा के करीब आता है और उसकी बाह पकड़ते हुए कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पति मानती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास अपना पति होने का हक लेने आ गया। आर्यन जैसे जैसे बोलता जा रहा था वैसे वैसे उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। इससे मीरा को दर्द भी होने लग गया था। फिर आर्यन मीरा की आंखों में देखते हुए कहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैं
सिर्फ अपना हक लेने आया था। आर्यन इतना ही बोल पाता है कि मीरा ने दूसरे गाल पर भी जोर से थप्पड़ मार दिया, जिससे आर्यन का गाल एक तरफ झुक गया और उसके होठों से खून निकलने लग गया। फिर मीरा ने उसके हाथ को झटकते हुए कहा, हाँ आप पति होने के लायक हाँ आप पति होने के लायक हो जाओ। क्या आप पति होने के लायक हो गए हैं जो हमसे पति होने का हक मांगेंगे? आप होते कौन हो मुझसे यह हक मांगने वाले? आपको पता है पति क्या होता है? जो सारे समाज में इज्जत दिलाए अपनी पत्नी को, वह पति होता है, ना कि शादी करके भरे मंडप में बेइज्जती भरी जिंदगी वाला। आपने क्या किया? आपने हमें पूरे शोभनाथ के सामने बेइज्जत किया, तो कैसे मान लूँ मैं आपको अपना पति? आपने यह शादी सिर्फ अपने गुरूर के लिए की थी, जो कि हमारे लिए घुटन भरी जिंदगी रह गई है। पति वह होता है जो खुद से पहले पत्नी के बारे में सोचे। आपने तो बस खुद के बारे में सोचा, खुद के झूठे गुरूर और खुद के झूठे स्वाभिमान के बारे में। और आपको पति होने का हक चाहिए? अगर पति होने का हक चाहिए तो उस लायक बनिए। पति तो अपनी पत्नी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है, पर आपने तो हमसे हमारी अंतरात्मा ही छीन ली। तो कैसे सोचे हम आपके बारे में? आर्यन सिंह राठौर, जवाब दीजिए हमें। पति उसे कहते हैं आर्यन सिंह राठौर जिसने अग्नि के 7 फेरे लिए और अग्नि के 7 वचन को भी निभा रहा है। पर आपने क्या किया? पूरे 7 फेरे लिए, पर उसमें से एक भी वचन पर आप कायम ना रहे। अरे आप तो हमें उसी दिन मार गए थे जिस दिन आपने हमारी मांग में सिंदूर भरा था। फिर वह अपने गले के मंगलसूत्र को दिखाते हुए कहती है, यह जो मंगलसूत्र आपने पहनाया है ना आर्यन सिंह राठौर, यह हमारे लिए घुटन बन गया है। लोग कहते हैं कि शादी होना और सुहागन बनना बड़े सौभाग्य की बात होती है, पर आपने इस मंगलसूत्र को और हमारी मांग में लगे सिंदूर को सौभाग्य से दुर्भाग्य में बदल दिया है। वहीं आर्यन शांति से मीरा की बातें सुने जा रहा था। मीरा जो जो कह रही थी वह आर्यन सुन रहा था। आपको क्या लगता है आप पति बनने के लायक हैं? और कुछ जानना है शादी के बंधन के बारे में? आप तो चले गए थे हमें पूरे शोभनाथ के सामने बेइज्जत करके, और समाज के ताने और लोगों की नज़रों से हमने खुद को बचा कर रखा। फिर हमने खुद को संभाला और आपको सबक सिखाने का फैसला किया, और हमने वैसा किया भी। मीरा इतना कहकर चुप हो जाती है। फिर आर्यन भी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्यों आई थी आप यहाँ? हमें पूरे राजस्थान के सामने बेइज्जत कर चले जाना चाहिए था ना? क्यों रुकी हैं आप यहाँ? हमने तो नहीं कहा था ना आपको रुकने के लिए। और हमने यह भी नहीं कहा था कि आप हमारे नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहनो। आप चाहो तो इसे उतार कर फेंक सकती हैं, यह हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मीरा सिंह सोलंकी, हम बस हमारे माता पिता के लिए आपको झेल रहे हैं। मीरा आर्यन को जवाब देते हुए कहती है, हम चले जाते, पर हम जाने वालों में से नहीं हैं, डटकर सामना करने वालों में से हैं। हमने कसम खाई थी ना सोमनाथ जी के सामने कि आपको बेइज्जत करके रहेंगे, कर भी दिया और आगे भी करते रहेंगे। और रही बात सिंदूर और मंगलसूत्र की, तो जब जब आप मुझे देखोगे तो आप बहुत पछताओगे। ये मंगलसूत्र आपके लिए घुटन बना दूंगी। आप देखते जाइए, यह सिंदूर का लाल रंग है, इसने हमारी ज़िंदगी बेरंग कर दी है। वैसे ही आपकी ज़िंदगी में हम आपके सारे रंग छीन लेंगे। आपकी ज़िंदगी ऐसे नर्क भरी बना देंगे कि आप ना ही मर सकोगे और ना ही जी सकोगे। आप उन दिन को कोसते रहोगे जिस दिन आपने मुझसे शादी की थी। आर्यन भी उसके करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, यह सपना सपना ही रहेगा मीरा। आपका इस राजस्थान के शेर को झुकाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है कि जो मुझे झुका सके। और रही बात आपकी इस घर में रहने की, आप खुद इस घर से जाएंगी, यह वादा है आर्यन सिंह का आपसे। मीरा आर्यन की आंखों में देखते हुए कहती है, सपने देखना बंद कर दीजिए आर्यन सिंह राठौर। यह अपने ख्वाबों में हो सकता है, यह सपने ख्वाबों में हो सकता है। हम इस घर को छोड़कर चले जाएं। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता ना, तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जो मीरा के मुंह से बात निकलने वाली थी वह आज कहीं ना कहीं निकल गई थी। वहीं आर्यन ने मीरा के मुंह से मकसद वाली बात सुनकर उसे देखते हुए कहा, क्या मकसद है आपका जो आप यहाँ रुकी हैं? आर्यन की इस बात पर मीरा सहम जाती है, कहती है, कैसा मकसद? हमारा कोई मकसद नहीं है। इतना कहकर वह हड़बड़ाहट से आर्यन के सामने से चली जाती है और बेड पर जाकर सो जाती है। वहीं आर्यन मीरा की इस गड़बड़ाहट को देखकर उसके मन में कई सारे सवाल जन्म ले चुके थे। फिर वह अपने मन में कहता है, क्या मकसद है तुम्हारा और किस मकसद से तुम राजस्थान आई हो? मुझे जल्दी ही जानना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ।
तुम जिस काम के लिए आई हो मीरा, मुझे उस काम का जल्दी पता करना होगा और जल्दी ही तुम्हारी असलियत सबके सामने लानी होगी। फिर आर्यन सोचते हुए अपनी स्टडी रूम में चला जाता है। वहीं मीरा आर्यन के सामने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसे पता चल चुका था कि आर्यन के मन में कई सारे सवाल जन्म ले चुके हैं और वह उन सवालों का जवाब जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए उसने अपने प्लान में कुछ चेंज कर लिए और किसी को मैसेज कर कह दिया कि कल मुझे लेने आ जाना। इतना कहकर मीरा सो गई। सुबह का वक्त, अलवर राजमहल। सुबह की तकरीब 10 बज रहे थे। सब लोग नाश्ता कर अपने काम में जुट गए थे। आर्यन भी सुबह अपने ऑफिस चला गया था और जगत सिंह जी रियासत के काम के लिए जैसलमेर गए हुए थे और वहीं जयदेव जी और माधुरी जी किसी काम के सिलसिले में बाहर गए थे। रिद्धि सिद्धि ने कॉलेज स्टार्ट कर दिया था और दोनों कॉलेज चले गए थे। साथ में ही ज्योति ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था तो वह भी कॉलेज चली गई थी। वहीं पत्रलेखा जी ने मीरा को अपने कमरे में बुला लिया था क्योंकि उन्हें मीरा से कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। ज़रूरी बात यह थी कि मीरा और आर्यन की लड़ाई उन्होंने रात में सुन ली थी। इसी के सिलसिले में उन्हें मीरा से कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। जगत सिंह जी और पत्रलेखा जी के कमरे में पत्रलेखा जी सोफे पर बैठी हुई थी। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। पत्रलेखा जी आवाज़ सुनकर कहती है, अंदर आ जाओ। फिर मीरा दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। फिर पत्रलेखा जी मीरा को अपने पास बैठने का इशारा करती हैं। मीरा पहले उनके पैर छूती है और उनके पास ही बैठ जाती है। फिर पत्रलेखा जी मीरा को देखते हुए बोलती हैं, आपसे हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है। मीरा पत्रलेखा जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, ज़रूर कीजिए मासा। पत्रलेखा जी मीरा की तरफ देखते हुए कहती हैं, देखो मीरा, हमने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी जो तुम दोनों ने एक दूसरे से रात में की थी। तुम मुझे गलत मत समझना, क्योंकि जब तुम्हारे कमरे के पास से गुजर रही थी तब तुम्हारे झगड़े की आवाज़ सुनी और वहीं रुक गई। पत्रलेखा जी मीरा के चेहरे की तरफ देखती हैं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मीरा भी पत्रलेखा जी की तरफ देखते हुए कहती है, मैं गलत नहीं समझ रही हूँ माँ। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो बेझिझक होकर कह सकती हो, क्योंकि माता पिता का अपनी बेटी पर पूरा हक होता है, तो आप मुझसे कह सकते हो। पत्रलेखा जी एक गहरी सांस लेती है और मीरा की तरफ देखते हुए कहती हैं, देखो बेटा, अब तुम राठौर खानदान की बहू होने के साथ साथ अलवर की कुंवर रानी और राजस्थान की होने वाली हुक्मरानी शाबी हो। फिर मीरा उनकी तरफ देखते हुए कहती हैं, हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि मेरे सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारी आने वाली है और मैं उन्हें बखूबी तरीके से निभाऊंगी। पत्रलेखा जी मीरा के चेहरे पर प्यार से छूकर कहती हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगी। इसके लिए मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, पर मेरे मन में कब से बात खटक रही है। वह बात मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ। मीरा पत्रलेखा जी की तरफ देखते हुए बोली, आप पूछ सकती हैं माँ, हम पर आपका हर सवाल आप हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पत्रलेखा जी बोली, क्या तुम आर्यन को एक मौका नहीं दे सकती? पत्रलेखा जी की यह बात सुनकर मीरा का चेहरा कठोर हो जाता है। फिर वह खुद के गुस्से को कंट्रोल कर पत्रलेखा जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, आप कहना क्या चाहते हैं माँ, हम कुछ समझे नहीं। मीरा बखूबी समझ रही थी कि पत्रलेखा उससे क्या कहना चाहती है। फिलहाल वो कुछ समझना नहीं चाहती थी। वहीं पत्रलेखा जी मीरा की तरफ देखते हुए कहती है, मतलब तुम इस शादी को निभाओ पूरी ईमानदारी से और आर्यन को एक मौका दो तुम्हें समझने का। हाँ, मैं जानती हूँ तुम इस रिश्ते को इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ा सकती हो, पर तुम एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। मीरा एक दर्द भरी मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर कहती है, किसे समझने की कोशिश करूँ मैं माँ, जिसने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई हो, या उसे जिसे शादी के कोई मायने ही नहीं पता हो। अगर मैं उन्हें एक बार के लिए माफ़ भी कर दूँ ना, फिर भी वह नहीं सुधरेंगे और आप उन्हें एक मौका देने के लिए कह रही हैं। अरे उन्हें हमें पूरे राजस्थान के सामने बेइज्जत पूरे सोमनाथ के सामने बेइज्जत किया और हमारी बहन के सिर पर बंदूक रख हमसे शादी की। क्या उन्हें एक मौका देने के लिए कह रही हैं माँ? या जिस वक्त उन्होंने शादी के दिन ही उसकी पत्नी को जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ दिया हो, क्या उसे माफ़ करने के लिए कह रही हैं आप, या उसे एक मौका देने के लिए कह रही हैं आप? पत्रलेखा जी मीरा की तरफ देखते हुए बोली, मीरा, तुम जैसा सोच रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम जिस शख्स को जानती हो ना, वह शख्स अपनों के लिए अपनी जान भी दे सकता है। आर्यन ने जो भी किया वह गलत किया, हम उसे सही नहीं ठहरा रहे हैं, पर तुम भी सोच कर देखो, गलती आपकी भी थी ना, क्योंकि आपने भी उन्हें शोभनाथ जी के मंदिर के सामने और सब लोगों के सामने उन्हें थप्पड़ मारा था।
आर्यन ने भी गुस्से में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। हम उन्हें भी सही नहीं ठहराते हैं, क्योंकि आर्यन ने जो किया वह राजपूतानी शान के खिलाफ किया, क्योंकि हमने उन्हें हमेशा सही परवरिश और सही संस्कार दिए और साथ में उन्हें स्त्रियों की इज्जत करना भी सिखाया। पर उनके गुस्से की वजह से उन्हें हमारी परवरिश भी याद ना रही और उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी। पर आप एक बार भी सोच सकती हैं, इस रिश्ते को एक मौका दे सके। हम आपसे ज़बरदस्ती नहीं करने को कह रहे मीरा, पहले आप आर्यन को समझें, फिर सोचें। मीरा पत्रलेखा जी को कुछ कहती नहीं है, बस शांति से उनके सामने बैठी रहती है। फिर पत्रलेखा जी मीरा की ओर देखते हुए बोली, अगर आप उस आर्यन को जान पाओगी ना मीरा, तो आप खुद उससे प्यार कर बैठोगी, क्योंकि हमारा बेटा जो आपके सामने है ना, वह सबके सामने नहीं है। उसके मन में किसी के लिए दुर्भावना नहीं है और ना ही वह किसी के लिए बुरा सोचता है। बस उसमें एक कमी है, उसे गुस्सा बहुत आता है। उसे गुस्से के चलते उन्होंने एक गलत कदम उठा लिया। फिर आप असली आर्यन को जानना चाहती हो ना, तो उसके करीब रहते उन्हें गौर से देख कर जान सकती हो, क्योंकि हमारा आर्यन अपनों के लिए किसी ढाल बनकर हमारे सामने खड़ा रहता है कैसे, और हमारे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देता है। फिर वो मीरा की आंखों में देखते हुए कहती हैं, आपको पता है मीरा, आपने कल रात एक मकसद की बात की थी। आपका मकसद पूरा होते ही आप यहाँ से चली जाएंगी। हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि वह मकसद क्या है, जिस मकसद के लिए आप यहाँ आई हो। फिर वो मीरा की आंखों में देखते हुए कहती है, आपको पता है मीरा, मीरा पत्रलेखा जी की आंखों में देखते हुए कहती है, किस मकसद की बात कर रही हैं माँ आप? क्योंकि हमारे एक ही मकसद है, आर्यन सिंह राठौर के उनके स्वाभिमान को कुचलने का। पत्रलेखा जी मीरा की तरफ देखते हुए कहती हैं, आप फिर से झूठ बोल रही हैं मीरा। मीरा, आप सच क्यों नहीं बता देती कि आप जोधपुर की राजकुमारी हो और प्रताप की बेटी हो? आपका एक ही मकसद है, शैतान सिंह को अपनी रियासत से बाहर धकेल देना और अपने माता पिता की मौत का उससे बदला लेना। पत्रलेखा जी की बात सुनकर मीरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह उन्हें आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगती है। अब उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, क्योंकि पत्रलेखा जी ने उसके ऊपर इतना बड़ा बम जो गिरा दिया था, वह जो अपनी पहचान इतने साल से छुपाते आ रही है, पर अब पत्रलेखा जी के सामने आ गई है। और यह उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि पत्रलेखा जी ने यह कैसे पता किया होगा। अपनी तरफ आश्चर्य से देखते देख मीरा को पत्रलेखा जी कहती हैं, ऐसे मत देखो हमें, क्योंकि हम तुम्हें उसी दिन पहचान गए थे जिस दिन तुम हमें मंदिर में मिली थी। पर हम थोड़ा सब्र करना चाहते थे कि तुम आगे क्या करना चाहती हो, क्योंकि हमें पता चल चुका था कि आर्यन ने आपसे शादी की है और आप हमसे उस दिन आर्यन की ही बात कर रही हो। पर हम आपकी और आर्यन की परीक्षा ले रहे थे। हम भी जानते हैं कि शैतान सिंह ने जो कर्म किए हैं उसकी सज़ा आप उन्हें दे कर रहेंगी। और आपको एक बात जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 7 साल पहले जो हादसा हुआ, उस हादसे में शैतान सिंह अकेला शामिल नहीं था, उसमें आपके मामा महेंद्र सिंह भी शामिल थे। मीरा उन्हें देखते हुए कहती है, हमें पता है, इसमें हमारे मामा महेंद्र सिंह भी शामिल हैं और साथ में शैतान सिंह और महेंद्र सिंह ने जो खूनी खेल खेला था ना, उसमें हम और हमारा परिवार पूरा तहस नहस हो गया था। अरे, उन्होंने रिश्ते को नोक पर रख कर अपने ही लोगों को ऐसा मारा कि अब याद भी नहीं करना चाहते। कहते हैं ना, अगर हम दुश्मन बाहर ढूंढते हैं, पर एक बात भूल जाते हैं कि हमारे दुश्मन घर में भी होते हैं। बस हम उन पर विश्वास कर बैठे हैं और वह आस्तीन के सांप हमें ही डस लेते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे बाबा साहब और मासा के साथ हुआ, क्योंकि उन्होंने जिन पर विश्वास अपना पूरा दिखाया, उन्होंने ही उनका विश्वासघात किया। इतना कहकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्रलेखा जी उसकी आंखों में आंसू देख कर उसे अपने गले लगा लेती हैं और गले लगाते हुए कहती हैं, मीरा बच्ची, मेरी बच्ची, अब रो मत, क्योंकि अब तुम अकेली थी, क्योंकि तब तुम अकेली थी और अब तुमने इतना सब किया, और हम अब आपके साथ हैं, क्योंकि आप भी हमारे साथ हैं। और आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हमें तो आपकी आंखों में प्रतिरोध की ज्वाला देखनी है, जो शैतान सिंह और महेंद्र सिंह को बर्बाद कर रखे। और फिर उसके सिर को सहलाते हुए कहती हैं, आपने बहुत सहन कर लिया, पर आज के बाद एक बात याद रखना, आपको कोई भी ज़रूरत पड़े तो यह माँ आपके लिए हाजिर है। इतना कहकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर से दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दूसरी तरफ आर्यन के ऑफिस में आर्यन अपने कैबिन में बैठकर लैपटॉप के सामने कुछ सोच रहा था। वहीं उसके बाजू में खड़ा संग्राम, उसका असिस्टेंट, आर्यन को इतनी गहरी सोच में देखकर आश्चर्य में था।
फिर आर्यन उसकी सोच से निकलकर संग्राम की तरफ से देख कर कहता है और उसे देखते हुए कहता है, हमने तुम्हें वह काम बताया था, वह हो गया संग्राम जी? जी सर, आपने जो काम बताया था वो हो गया। फिर आर्यन संग्राम को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, जल्दी से जल्दी मुझे मीरा की गहरी से गहरी जानकारी चाहिए। तुम्हारे पास बस 5 दिन है। तुम कुछ भी करो और मीरा की जानकारी निकालो, क्योंकि मुझे अब उसे सबक सिखाना है और उसे अलवर से दूर भेजना है। उसकी वजह से मेरे परिवार पर भी कोई खतरा आ सकता है। संग्राम आर्यन की बात सुनकर अपने मन में कहता है, अब कुंवर रानी शाह ने क्या कर दिया जो यह जल्लाद मेरे पीछे इतना पड़ गया है। जब देखो तब मुझे ऐसे उटपटांग काम करने में लगा देता है। कोई नहीं समझाए। उसने जिससे शादी की है ना, उसके साथ अच्छे से रहे। क्यों बात बात पर सीआईडी के एसपी प्रद्युमन की तरह हर बात पर कहते रहते हैं? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। और यह मुझसे कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है संग्राम, कुछ तो गड़बड़ है। इतना कहकर संग्राम उसकी तरफ अजीबो नजरे से देखने लगता है। मुझे देख लिया हो तो अपना काम कर सकते हो। आर्यन की इस बात पर संग्राम झेप जाता है और झट से आर्यन आज उसके ऑफिस से निकल जाता है और बाहर निकल कर एक गहरी सांस लेता है और फिर से अपने मन में कहता है, एक नंबर का डेविल है। उसे मन की बातें भी सुनाई देने लगी है। बेचारी कुंवर रानी साइनी कैसे झेलती होंगी, भगवान उनकी रक्षा करे। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। दोपहर का वक्त जोधपुर के अंधेरे तहखाने में एक महिला जो जंजीरों से बंधी हुई थी, वह महिला जोर जोर से चिल्ला रही थी, वक्त करीब है, तुम्हारी बर्बादी आ चुका है। वह राजस्थान में बस अपने जोधपुर में आना बाकी है और तुम सबका खात्मा करने वाली है। वही उसके सामने शैतान सिंह खड़ा हुआ था और उसके बाजू में महेंद्र सिंह। आप सब ने पिछले एपिसोड में महेंद्र सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लिया होगा, पर हम आज इनका इस स्टोरी में नया कैरेक्टर ऐड करने जा रहे हैं, जिससे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। महेंद्र सिंह मीरा के मामा और अजमेर के राजा हैं। मीरा के माता पिता कातिलों में से एक है और शैतान सिंह से हाथ मिलाकर मीरा के माता पिता को मारा था। वहीं महेंद्र सिंह उस महिला की बातें सुनकर हंसते हुए कहता है, जी जी सा, कौन याद आ रहा है आपको बचाने? आपको बचाने आपकी जिसकी उम्मीद कर रही हो ना, वह तो सालों पहले ही मिट चुकी है। हमने इन्हीं हाथों से सालों पहले ही तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर दिया था, पर बची तो तुम। हम तो तुम्हें उसी दिन मार देते, पर यह शैतान सिंह के लिए तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है। अब बता क्यों नहीं देती, महल और प्रॉपर्टी के कागज कहाँ रखे हैं? क्योंकि मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है जो बार बार यहाँ आना पड़े। और तू भी जल्दी से शांति की मौत मर जा, क्योंकि थारे मरने से ही यहाँ सब लोगों का भला होगा। इतना कहकर वह हंसने लगता है। शैतान सिंह भी उसका साथ देते हुए कहता है, भाभी साहब थम तो बावली हो गई से। तन्ने क्या लगता है जो हमने सालों पहले तुम्हारे परिवार को और 3 उत्तराधिकारियों को मारा था, वह फिर से थारे को बचाने वास्ते आवेंगे? महिला जो कि जंजीरों से बंधी हुई थी, शैतान सिंह की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, शैतान सिंह और महेंद्र, तुम्हें क्या लगता है उस वक्त तुमने हमारे साथ मौत का खेल खेला था, पर अब वक्त बदल चुका है। तुम जिसे मरा हुआ समझ रहे हो ना, वह तो जिंदा है और यही इस राजस्थान की पावन धरती पर है। वे तुम्हारे सामने जरूर आएगी और तुम उस वक्त को याद कर लेना जिस वक्त तुमने हमारे साथ मौत का खेल खेला था। वैसा ही मंजर वह तुम्हें दिखाएगी, क्योंकि उस वक्त हम सब लाचार थे, पर अब नहीं। पर फर्क बस इतना ही होगा, मौत की नींद तुम सोओगी, लाचारी तुम्हें नसीब होगी और तुम्हारी लाश को देखकर हंसेंगे हम। इतना कहकर वह महिला फिर से हंसने लगती है। महिला उसे देखकर और महेंद्र को देखकर फिर से बोलती है, जल्दी तुम लोगों पर वक्त की मार पड़ने वाली है। बच सको तो बच कर दिखाओ। तुम्हारे बर्बादी का मंजर देखने के लिए मैं इसी महल में कैद रहूंगी और वह आएगी और मुझे छोड़ाएगी। महेंद्र और शैतान सिंह को उस महिला की बातों से डर लगने लग गया था। कहीं ना कहीं उसके मन में खौफ बैठ गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही शैतान सिंह के यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था। वह किसने किया किसी को नहीं पता है, पर उसे अब सारा माजरा समझ में आ रहा है और वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह जिसे ढूंढना चाहता है उसे ढूंढने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं है और कोई निशान नहीं है। शाम का वक्त अलवर के एक रेस्टोरेंट में मीरा किसी से मिलने यहाँ आई थी। उसे अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ था। उसने जीन्स और फुल लेंथ टी शर्ट पहना हुआ था। मीरा को इस आउटफिट में कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि मीरा हमेशा राजस्थानी लिबास
में रहने लग गई थी, पर राजस्थान आने के बाद पहली बार मीरा ने जीन्स और टी शर्ट पहना था। मीरा ने अपने बाल खुले छोड़ रखे थे, जिससे वह एकदम मॉडल लड़की लग रही थी। तभी उसी रेस्टोरेंट के एक शख्स एंटर होता है और बहुत सीधे चलकर मीरा के पास आता है और उसी के सामने कुर्सी खिसका कर बैठ जाता है। तभी मीरा उस आदमी को देखते हुए कहती है, क्या खबर लाए हो हमारे लिए? वह आदमी मीरा को देखते हुए कहता है, जी साहब, पहले हमें यह बताइए कि आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। मीरा उसके सवाल पर उस आदमी को जवाब देते हुए कहती है, पहले मुझे जी सा कहना बंद करो अमर, वरना यही तुम्हारी समाधि बना देंगे, क्योंकि तुम हो मेहरानगढ़ की कुंवर और मैं यहाँ अनजान बनकर आई हूँ। अगर लोगों को कानों में कान खबर हो गई ना तो बवाल बच जाएगा। अगर अपनी गलती को समझते हुए अमर अपनी गलती को समझते हुए कहता है, सॉरी, इसके आगे आपको कभी ऐसा नहीं कहेंगे। मीरा बस हाँ में जवाब देती है। अमर सीरियस होते हुए कहता है, हमारे लोगों ने जो कि जोधपुर के महल में काम कर रहे हैं उनकी तरफ से खबर आई है। मीरा अमर की तरफ नज़र गड़ाते हुए कहता है, क्या खबर है, बताओ। अमर बोला, पता चला है महेंद्र सिंह आज शैतान सिंह से मिलने जोधपुर गया था। फिर थोड़ा रुककर और दोनों एक तहखाने में गए थे जो महल के नीचे बना हुआ है। मीरा अमर की बात को ध्यान में कुछ सोचने लगती है और सोचते हुए अमर की तरफ देखती है और उससे कहती है, ऐसा क्या हो सकता है उस तहखाने में जो दोनों वहाँ पर एक साथ गए थे। मीरा की इस बात पर अमर मीरा को जवाब देते हुए कहता है, हमने हमारे आदमियों को कह दिया है उस तहखाने का पता लगाने के लिए। मीरा अमर की तरफ सीरियस होते हुए देखती है और उसे देखते हुए कहती है, सारे लोगों को तैयार रहने के लिए कह दो, क्योंकि हम अब छुप कर वार नहीं करना चाहते हैं। अब हमें आमने सामने की लड़ाई करनी होगी, पर उससे पहले तुम्हें ये काम करना है। अमर मीरा की तरफ देखते हुए बोलता है, कैसा काम? मीरा अमर की बात सुनकर उससे कहती है, शैतान सिंह को हमने आगाज कर दिया है कि हम आ चुके हैं, पर महेंद्र सिंह बाकी रह गया है। फिर मीरा अपने बैग में से एक चिट्ठी निकालती है और अमर को देते हुए कहती है, चिट्ठी लो और अजमेर जाकर जो हमने शैतान सिंह के यहाँ पर किया था उससे भी 2 गुना वहाँ पर करो, और यह चिट्ठी महेंद्र को मिलनी चाहिए, ऐसा बंदोबस्त करो। तो दोस्तों, आगे अब इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।